जो मनवाद कहता था उस मनवाद वाला फॉर्मेट घुसाड़ने लगे हैं। हमें बैठ के इस विषय में चिंतन करना है, क्या वो वाकई पुनः का मार्ग है? अरे जमीन लूट रही है, भाषा लूट रही है, बेटियां लूट रही है, आपके पास सोना चांदी कुछ नहीं बचा, जमीन भी नहीं बची, तब लोगों की नजर आपके समाज की महिलाओं पे सब लूटने लगी। क्यों? कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी है, वो अपनी समाज की आंखें, अगर आंखें ही अगर अंधी हो जाए, आंखें अगर बंद हो जाए, तो उस समाज का गिरना और खत्म होना निश्चित है। कि जिस समाज ने तुझे जन्म दिया, जिस समाज ने तुझे गोत्र दिया, नाम दिया, जो समाज आने वाले समय में तुझे बेटी देगा और जो समाज मरने के बाद कंधा देगा, उस समाज का कर्ज अदा करना तेरा पहला कर्तव्य है। हर एक सिख समाज का व्यक्ति, एक सरदार, बड़े नौकरी में वो पहुंच जाए, व्यापारी बन जाए, अधिकारी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, अरे दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी का निर्माण कर ले, तो वो भी अपने समाज के लिए गुरुद्वारे में जाके माथा टेकता है, अरे जूते भी साफ करता है वो अपने समाज के लिए। आपको अपना कर्ज अदा करना पड़ेगा। अगर कर्ज अदा नहीं करोगे तो जानवरों के माफिक आपकी गिनती भी उन्हीं हजारों सैकड़ों लोगों में, मुर्दों में होगी जो अभी तक वहां दफन है। ओशो ने जो नेचुरल जीवन और उसके बारे में जो बताया, पूरा का पूरा कोएपुनेमी शब्द है जो हमें ढूंढना चाहिए। जिन सिद्धांतों को, जिन प्रकृति के नियमों को, सिद्धांतों को समझकर और समाज में और इंसानी जीवन में हमें परोसना चाहिए, तो वो काम हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। आज बड़े बड़े धर्म बोलते हैं हमारा धर्म नहीं है। अभी मैंने उनका सुना, आरएसएस के मोहन भागवत जी का, उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या है ये? नेचुरल प्रकृति का मार्ग है। ये समस्या से भागा नहीं जाता, समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, ताकि भविष्य में वैसी कोई भी समस्या आए तो उसको तत्काल समाधान करके फिर एक कदम आगे बढ़ाया जाए। अभी आपको पता है ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वाला, जो अभी उन्होंने बोला कि जितने गुणमाने के लोग हैं, विदेशी फंडिंग आती है, देश विरोधी लोग हैं, क्या बढ़ा दो, कोई अड़ा दो, बढ़ा दो और फड़ा पैन नहीं होता, ये सब उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि क्या भूमिका, इनका भूमिका भी होता है, इनका सांस्कृतिक, इतना अपमानजनक शब्द उनके द्वारा बोला गया। एक लिंगो की जरूरत है, मतलब वो लिंगो जो बोल दे वो पूरा 10 करोड़ से ज्यादा कोयतूर और जितना भी आदिवासी समुदाय है, इंडिजिनस पीपल है, पूरा उसके दिशा निर्देश पे एक तरफा अगर बोले कि उठ के सड़क में आना है तो करोड़ों लोग सड़क में आ जाए। अगर वो बोले कि अभी घर में बैठना तो घर में बैठे, ऐसे लिंगों की जरूरत है। और वो लिंगों का चुनाव वैसे ही होना चाहिए। त्रिशूल मार्ग, मूंद मूल सर्री का जो मार्ग है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति सशक्त है, शारीरिक मतलब सशक्त व्यक्ति, मानसिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति, बौद्धिक रूप से बहुत तेज व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की आज हमें लिंगों की जरूरत है। अगर आप लिंगो नहीं बनाओगे तो याद रखिएगा समाज का कोई गडरिया नहीं है। इसलिए ये भीड़ और ये बकरी टाइप ये समाज इधर से उधर जंगल में भटकता रहेगा, इसका कोई सेंट्रलाइज, कोई केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे। सम्मानित साथियों, आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। दादा मोतीराम कंगाली जी, यह वो नाम है जिन्होंने हमें एक पहचान दिलाई गोंडी साहित्य के माध्यम से, इस गोंडी भाषा के माध्यम से। आप सभी को पता होगा कि बिना भाषा के, बिना उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, उनकी टोटेमिक व्यवस्था से किसी की भी पहचान नहीं होती है। बिना उसके किसी की पहचान नहीं होती। आज मुसलमान हम कहते हैं तो उन्होंने अपनी व्यवस्था जिंदा रखा है, इसलिए आप कहते हो। आज ईसाई भी अगर है तो उन्होंने अपनी व्यवस्था जिंदा रखा है, इसलिए उनकी पहचान जिंदा है। जबरन सिख और जैन लोगों को हिंदू धर्म में जो डाला गया है, जैनों ने अपनी संस्कृति बचाए हैं, उनके ऊपर दबाव डाल डाल के अगर हिंदू में भले ही सम्मिलित कर दिया हो, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति बचाया है। सिख लोग जिनको जबरन विदेशी आर्यों ने अपने धार्मिक व्यवस्था में जबरन सम्मिलित करवाया, उन सिखों ने भी अपनी पहचान जिंदा रखा है। आज उनको इस देश में जाना जाता है, पहचाना जाता है। वैसे ही अब आदिवासी जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल है, इनको भी जबरन हिंदू में डालने के लिए बाबा बागेश्वर धाम और तमाम शंकराचार्य और पूरा हिंदू समुदाय इन लोगों को भी शामिल करना चाहता है। जैसे जैन समुदाय को और सिख समाज को उनका पर्टिकुलर खुद का रिलीजन है, बोलते हैं ना जैन धर्म, सिख धर्म खुद का है, उसके बावजूद भी जबरन उनको हिंदू धर्म में शामिल किया गया। वैसे ही इन आदिवासी जिनका अपना खुद का कल्चर है, टोटेमिक व्यवस्था है, सब कुछ है, उनको भी शामिल करने का तैयारी चल रही है। लेकिन मैं धन्य है दादा मोतीराम कंगाली जी, जिनके मिशन की वजह से आज आप और हम आज यहां पर बात कर रहे हैं, गोंडी भाषा दिवस मना रहे हैं। ये छोटे से गांव में जन्म लेने वाले एक महापुरुष
जिनकी जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं, मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक अस्तित्व को बचाने की बात है। एक पर्टिकुलर नस्ल के लोग जिनकी उत्पत्ति यही आपके अमरकंटक नर्मदा नदी में जो जीवाश्म पाए गए, यही जिन लोगों की उत्पत्ति हुई है, यहाँ के जीवाश्म से जिस समुदाय जिस नस्ल के लोगों की उत्पत्ति हुई है, आज उनका अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई की बात है। कि जिस समाज ने तुझे जन्म दिया, जिस समाज ने तुझे गोत्र दिया, नाम दिया, जो समाज आने वाले समय में तुझे बेटी देगा और जो समाज मरने के बाद कंधा देगा, उस समाज का कर्ज अदा करना तेरा पहला कर्तव्य है। ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे। सब कुछ हमें हमारे समाज ने दिया, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा गोत्र। भविष्य में जब मैं मंडमिंग करूंगा, मंडमिंग नैंग होगा, उस समय भी बेटी है समाज जगह, मरने के बाद जो छिटकी हमारी जो पैनांजलि जो अर्पण करेंगे, यही समाज करेगी। अरे उस समाज के लिए अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा ये जीवन निराकार है, निर्थक है, व्यर्थ है। मैं उसको अदा करूंगा। उसी को पे बैक टू सोसाइटी कहा। आज आप देखिए, आज छोटे कंगाली दादा हैं, शुरू से जब से वो नौकरी में थे तब से उन्होंने प्रशासनिक सेवा, शासकीय सेवा भी करी और समाज सेवा, दोनों उन्होंने बराबर किया। अपने अभी जीवन के अंतिम पड़ाव में वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी नौकरी के साथ साथ समाज सेवा और समाज के लिए लड़ना, बोलना और संस्कृति के लिए काम करना उन्हें जारी किया है। आप इस बात को दिमाग में डाल लो, 100% में से 70% कर्मचारी जो है, जो वरिष्ठ जॉबों में है, बड़े पदों में है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस मंच से, इस जगह से मैं कहना चाहता हूं, आपको अपने समाज के लिए आधा समय देना पड़ेगा। अरे नौकरी करते हुए, एक बड़े पदों में रहते हुए भी अगर आप अपने समाज के लिए नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्यों? हर एक सिख समाज का व्यक्ति, एक सरदार बड़े नौकरी में वो पहुंच जाए, व्यापारी बन जाए, अधिकारी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, अरे दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी का निर्माण कर ले, तो वो भी अपने समाज के लिए गुरुद्वारे में जाके माथा टेकता है। अरे जूते भी साफ करता है वो अपने समाज के लिए। विश्वास ना हो, जाइए गुरुद्वारे के बाहर देखिए, जो 40 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतरता है और वो गुरुद्वारे के सामने बैठ के अपने समाज की जो जिम्मेदारी निर्वहन करता है, जूते साफ करता है, लोगों को थाली धोता है, ये सब निर्वहन कर रहा है, जिंदा रखा है। अरे तुम जिस इंडिजिनस कम्युनिटी के, इस देश का मूल मालिक, इस बात को क्यों भूल रहा है? उन्होंने बचाया भाई। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है समाज सेवा करना, पीला गमछा शर्म की बात नहीं है। सीखिए सिख समुदाय से, लोगों से। अरे जिस समुदाय ने इस इंडिजिनस, अरे आपको पता है हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इससे पूरे विश्व की संस्कृति और धर्म का जन्म इसी से हुआ है। आज हमसे सीख के तमाम समुदाय आप देखिए किस तरीके से नौकरी पेशा वाले लोग काम कर रहे हैं। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति देख लीजिए, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी, एक कर्मचारी भी, अरे वो कितने बड़े पदों में चल जाए, मस्जिद में जाके माथा टेकता है, नमाज पढ़ता है। याद रखिए दादा मोतीराम कंगाली जी हम सबके लिए, और जो अधिकारी वर्ग है खासकर उनके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने समाज सेवा और प्रशासनिक सेवा करी। अगर जो अधिकारी नहीं कर रहा, याद रखिएगा, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, दादा मोतीराम कंगाली जी कहते थे कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी है, वो अपनी समाज की आंखें, अगर आंखें ही अगर अंधी हो जाए, आंखें अगर बंद हो जाए, तो उस समाज का गिरना और खत्म होना निश्चित है। वही हो रहा है। इस देश का मालिक कहा जाने वाला समुदाय क्या हाल हो चुका है देखिए। अरे जमीन लूट रही है, भाषा लूट रही है, बेटियां लूट रही है, आपके पास सोना चांदी कुछ नहीं बचा, जमीन भी नहीं बची, तब लोगों की नजर आपके समाज की महिलाओं पे सब लूटने लगी। क्यों? क्योंकि दादा मोतीराम कंगाली जी थे तो वो समाज का आईना थे, वो समाज की आंखें थे। उन्होंने अपने जीवित रहते अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को अदा किए। याद रखिएगा, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं और हर रोज लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ दादा हमारे मोतीराम कंगाली जी का ही जन्म दिवस हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उनका जन्म दिवस इसलिए मना रहे हैं, इस पूरी समाज के लिए वो जिए थे अपना जीवन। बाकी लोग, जानवर भी पैदा होता है और मर जाता है, क्या आप भी ऐसी जिंदगी लेके इस दुनिया में, ऐसा जो कोयतुर है मां की कोख से जब आपने जन्म लिया, तो क्या जानवरों के जीवन जैसे जीने के लिए? नहीं। अरे आपका जीवन, आपने जो जन्म लिया है एक विशेष मकसद के लिए लिया है। आप साबित करिए कि आप मां की कोख से जन्म लेने वाले कोयतुर हो, और हर कोयतुर साबित करेगा और अपना समाज का अपना कर्ज अदा करेगा। उस खून जो रगों में आपके अंदर दौड़ रहा है महान पुरखों का, उसका कर्ज अदा करेगा। जो गोत्र लेके वो घूम रहा है,
उस गोत्र का कर्ज अदा करेगा। जिस समाज की तूने बेटी लाया है उस बेटी का कर्ज अदा करेगा। जो समाज ने तुझे दूध पिलाया, जिस मां ने तुझे दूध पिलाया, जिस समाज ने तुझे हंसना बोलना गाना सब कुछ सिखाया, उस समाज का कर्ज अदा करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक इंडिजिनस कम्युनिटी कोई तो जो पर्सन है, जो हमारा व्यक्ति है, हर किसी का ये कर्तव्य है। इसीलिए आज नार दुलारा से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं तमाम व्यक्तियों से जो इस समुदाय में जन्म लिए हैं, आपको अपना कर्ज अदा करना पड़ेगा। अगर कर्ज अदा नहीं करोगे तो जानवरों के माफिक आपकी गिनती भी उन्हीं हजारों सैकड़ों लोगों में, मुर्दों में होगी जो अभी तक वहां दफन है। सबसे ज्यादा विद्वान लोग कहां दफन है? मरघट में, जहां वो रहता है शमशान घाट में। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी और उन्होंने अपने समाज के लिए काम नहीं किया और वो पूरी सोच लेके वो दफन हो गया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मैं उन लोगों में आप लोगों की गिनती नहीं चाहता। अधिकारी कर्मचारी वर्ग जितने भी आपसे मिले उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जो सभी लोग, सभी संस्कृति समुदाय के लोग अपने समाज के लिए समय दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो अपने आंखों के सामने अपनी समाज को बर्बाद होते हुए देखिए, अपनी समाज की अस्तित्व खत्म होते हुए देखिए। क्योंकि यही चीजें बाकी समुदाय, चाहे वो जितने भी कल्चरल अभी समुदाय चल रहे हैं, चाहे जैन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप कुनवियों को देख लीजिए, सब लोगों का अधिकारी कर्मचारी अपने समाज की लड़ाई लड़ने लगा है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई समझ चुका है। पुनेम की पूरी किताबें, सारी चीज पढ़ने के बाद आप इस चीज को समझिए। उन्होंने प्रकृति का मार्ग सुझाव दिया है, एक रास्ता बताया उतनी सारी चीजों में। हमारा जो कल्चर है वो किसी किताबों में बंदिश में नहीं रहता। हमारा जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो नैंग दस्तूर है, अरे वो खुला है, आजाद है। पूरी प्रकृति से सीखने के लिए हम लोग आजाद हैं और उसी का मार्ग दादा ने दिए। चाहे हम अपने सुमरनी करते समय जिस तरीके से जो थाली हम घुमाते हैं प्रकृति की दिशा में, जो हम भावर लेते हैं प्रकृति की दिशा में, हमारी ताई सुबह सुबह पेजा बनाने के लिए जो चकिया घुमाती है प्रकृति, सारी चीजें दादा ने कहे हैं कि प्रकृति का दिशा, जो नेचुरल, जिसे नेचुरल वे हम जिसे कहें, प्रकृति का मार्ग जिसे कहें, उसे ही कोया पुनम कहते हैं। और पूरी दुनिया आज इस चीज को स्वीकार कर रही है। आज बड़े बड़े धर्म बोलते हैं हमारा धर्म नहीं है। अभी मैंने उनका सुना आरएसएस के मोहन भागवत जी का, उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या है ये? नेचुरल प्रकृति का मार्ग है, ये नेचुरल लाइफ, मतलब साधारण सिंपल, इसी को मतलब जीना ही हिंदू धर्म में बोलता। सोचो आपकी जो चीजें जो आपको बोलना चाहिए वो व्यक्ति उस मंच से बोल रहा है कि हिंदू धर्म में क्या है? इंसानी रूप में जीना ही। अरे नहीं, उसी को पुनेम कहते हैं, उसी को प्रकृति का मार्ग कहते हैं। जो चीज आपको बोलना चाहिए वो चीज, एक वर्ण व्यवस्था लाने वाला, आप में भेदभाव करने वाले व्यक्ति बोलने लगे हैं। लेकिन उस चीजों को हम अपने दादा मोतीराम कंगाली जी इसी को समझाने के लिए हमारे बीच में जन्म लिए और उन्होंने अपना सारा जीवन लगाए कि प्रकृति का मार्ग क्या है, जीव जंतु कैसे उनकी भाषा रही है। हमारे लोग खेतों में जब रहते हैं, जंगल में जब रहते हैं, तो वो नाइट में जो पक्षी किटर किटर करके चिल्लाने लगा, समझ जाते हैं कुछ लड़िया लोखरी, कुछ ना कुछ जंगली जानवर आया है। हमारे लोग सुबह ही जैसा मुर्गा बाजते समझ जाते हैं मुर्गा इतना बजे बाजता है। पूरा प्रकृति का मार्ग, जीव जंतुओं की भाषा अपने निजी जीवन में कैसे अमल करना है, ये सारी चीजें ही प्रकृति का मार्ग है। सम्मानीय साथियों, आज इस मार्ग और इस कोया पुनेम को संरक्षण करना और उसको और आगे बढ़ाना और उसके नियमों, सिद्धांतों, प्रकृति के सिद्धांतों को ढूंढना आपका और मेरा काम है। आज जितने बड़े बड़े अभी संत साधु जो बन रहे हैं, अभी ओशो को कई लोग सुनते हैं, ओशो ने जो नेचुरल जीवन और उसके बारे में जो बताया, पूरा का पूरा कोया पुनेमी शब्द है जो हमें ढूंढना चाहिए। जिन सिद्धांतों को, जिन प्रकृति के नियमों को, सिद्धांतों को समझकर और समाज में और इंसानी जीवन में हमें परोसना चाहिए, तो वो काम हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। इसके लिए आप और हम सबको काम करने की जरूरत है। और ये भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरा परिवार हमारे विखंडित हो चुका है। समाज में याद रखिएगा, कोई आंदोलन, चाहे गोंडवाना आंदोलन हमारा जो है, कई लोग इससे नाराज होके कई सारी चीजें नए तरीके से संगठन अभी रन कर रहे हैं। चाहे भूमिका संगठन में भी हमने इस चीज को देखा, वही भूमिका संगठन जिसमें दादा मोतीराम कंगाली जी ने हमें संस्कृति और नैंग व्यवस्था को मानने समझने के लिए जिस भूमिका संघ को बनाया, उसमें भी 3-4 प्रकार की चीजें आपसी मतभेद पैदा हुई है। याद रखिएगा, किसी भी घर में अगर कोई मतभेद होता है, झगड़ा होता है, तो उसको सब सहन करते हैं, लेकिन वहीं बैठ के और उसको सब समाधान करते हैं। अब अगर घर परिवार में झगड़ा हुआ, एक दूसरे काट मार देते कि नहीं, सब झेलते, अरे अपनी लड़का है, अपनी बेटी ये कर दी गलती, माफ कर देते हैं, लेकिन वहीं परिवार में रहते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या ऐसा होता है कि कुछ हुआ और सीधा भाग गए घर से, नहीं रहना, घर परिवार छोड़ दिए? नहीं,
परिवार कोई भी चलता है वो आप एक दूसरे के सामंजस्य से चलता है, एक दूसरे की गलतियां जो होती है उनको माफ करना, क्षमा करने से चलता है। लेकिन यहां हमारे आंदोलन में कुछ लोग भाग के नए तरीके से मूवमेंट छेड़ के रखे हैं। आप देखिए, अलग ही जो मनवाद कहता था उस मनवाद वाला फॉर्मेट घुसाड़ने लगे हैं। हमें बैठ के इस विषय में चिंतन करना है, क्या वो वाकई पुनः का मार्ग है? क्या वो वाकई जो दादा मोतीराम कंगाली जी जो दिशा निर्देश दिए, क्या वो वाकई उस मार्ग पे हमारा कल्चरल मूवमेंट चल रहा है? इसके लिए बैठ के राष्ट्रीय मांदी, सांस्कृतिक मांदी करने की आवश्यकता है। और जो लोग अलग भागे हैं उनको समझाना पड़ेगा, भागना समाधान नहीं है, सुधारना समाधान है। अरे तुम भाग जाओगे और कहीं से ऐसा हुआ फिर भाग जाओगे। अरे समस्या से डर के भागा नहीं जाता। समस्या आज नहीं तो कल जीवन में फिर से आएगी, फिर से तुम्हारे सामने टांग अड़ाएगी। समस्या से भागा नहीं जाता, समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, ताकि भविष्य में वैसी कोई भी समस्या आए तो उसको तत्काल समाधान करके फिर एक कदम आगे बढ़ाया जाए। हमारे समुदाय में ये चीज चली है। अगली चीजें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो मंच है इसको राष्ट्रीय मंच बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि गोंडी भाषा बोलने वाले लोग हजारों लाखों करोड़ों है। लेकिन उन सबको कैसे एक मंच में हम लेके आए और जितने भी गोंडी भाषा में जितने साहित्य बने हैं, जितने लेख लिखे हैं, उनके विषय में लगातार रिसर्चें और ऐसी किताबों का लगातार अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि फर्जी किताबें इस गोंडी साहित्य के रूप में भी हमारे बीच में घुस चुकी है। लोग उसको पढ़ के पता नहीं क्या क्या उठपटांग बोलने लगते हैं। वो गोंडी साहित्य ऊपर लिखा है, फोटो बकायदा लगी है, अंदर आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं। पूरे दुश्मनों ने अपना साइकोलॉजिकल जो वार उनको करना चाहिए, तो वैचारिक विखंडन जो करना है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे विचारों को आपस में तोड़ना है, खंडन करना है, वो प्लानिंग से किताब लिखी और उसको कई लोगों ने गोंडी साहित्य देके तुम्हारी किताबों के बीच में डाल दिया है। ये काम किसका है? ये काम ये गोंडी साहित्यिक जो मंच है, जहां गोंडी भाषा दिवस मनाना चाहिए, जैसा कछारगढ़ और अमरकंटक का जो मंच बनता है, वैसे ही मंच ये जो आपका नार दुलार रामटेक जिला नागपुर में बनना चाहिए। इसके लिए आप सब कोशिश करिए। गोंडी साहित्यों की जो सर्च है, जैसे कोई मूवी रहती है ना, मूवी सही है गलत है, उसके लिए एक उसका जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने एक बोर्ड बना के रखा है कि कौन सी मूवी लॉन्च होगी, कौन सी नहीं होगी, और होगी भी तो किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च होगी। ये सारी चीजें निर्णय आप करोगे। तो मेरा आप सभी लोगों से ये जिम्मेदारी है कि एक क्षेत्राधिकार अपनी बनाइए, रणनीति बनाइए कि कैसे गोंडी साहित्यों की पहचान और उनका विमोचन, और कितने साहित्य अभी तक अस्तित्व में आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं, कैसे साहित्य लिखना चाहिए, किसने गलत लिखा है, अगर गलत लिखा है तो उसका क्या दंडात्मक कार्रवाई। ये जो राष्ट्रीय मंच पर, इसको रजिस्टर्ड मंच बनाइए, ये छोटा मोटा मंच नहीं है। रजिस्टर्ड मंच रहना चाहिए जो कि ऐसे साहित्यों पे तत्काल दावा आपत्ति ठोके, तत्काल आपत्ति लगाए कि ये जो है ये गोंडी साहित्य का ये किताब नहीं है, ये गलत तरीके से लिखी गई है। और लिखने से पहले ये एक सेंसर बोर्ड रहनी चाहिए, जैसा सेंसर बोर्ड होता है चेक करता है, उसके बाद ही किताबों का विमोचन होना चाहिए। ऐसा मंच इसको बनाइए। ये लड़ाई पर्टिकुलर क्षेत्र है, हर किसी का अलग अलग क्षेत्र में लड़ाई आपको लड़ना है। आप लोगों का ये क्षेत्र की जिम्मेदारी है, बाकी क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी और को देंगे, लेकिन ये क्षेत्र आपको ही संभालना है, क्योंकि यही प्रतिवर्ष यहीं पर बैठ के ये सारी चीजें होती है। मैं जितने भी सगा साथी ये आपके रामटेक के हैं, लोकल के हैं, नागपुर के हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राष्ट्रीय मंच बनाने के लिए एक रिकॉग्नाइज जो संगठन है, जो संस्था है, ऐसे संस्था का निर्माण करें जो कि गोंडी साहित्यों में परखे, सही और गलत साहित्य का उसमें देखें। अगर कोई ने गलत लिखा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई, सभी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में कैसे साहित्य लिखें और जो नए बच्चे जो लिखना चाहते हैं उनके लिए कैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, नए साहित्यकार जो बनना चाहते हैं उनकी तैयारी कैसी हो, ये समस्त काम पर्टिकुलर ये साहित्यिक क्षेत्र में जिम्मेदारी संभालें। और जो भी कार्यक्रम, जो साहित्य सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पे यहां वहां कर्नाटका और बाकी जगह होता है, ऐसी जगह ना होते हुए इस जगह हो जहां पर दादा मोतीराम कंगाली जी का समाधि स्थल है, क्योंकि यहीं से गोंडी भाषा और सारी चीज का संदेश पूरे विश्व में गोंडी बोलने वाले लोग, न्यूजीलैंड में भी गोंडी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी गोंडी बोलते हैं, कुछ लोग साउथ अफ्रीका में भी बोलते हैं, बहुत बड़ा। तो उसका सेंटर पॉइंट यही होना चाहिए, क्योंकि हम तो दादा मोतीराम कंगाली जी से ही सारी चीज को जानना और समझना और परखना शुरू करें। तो मैं आप सभी साथियों से इस ऐतिहासिक काम की जिम्मेदारी में सौंपता हूं। ये जिम्मेदारी है कि जितना भी भूमिका संघ बना हुआ है, जितने भी भूमिका संघ के साथी है और जो रजिस्टर्ड संगठन है, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, मात्र संस्कृति का ज्ञान ही नहीं, आप सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक रूप से जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं, जैसे कि मंडला में दादा हीरा सिंह मरकाम जी को एक महिला ने बोली कि एक वो मरकाम आया है और उनने सब उल्टा, वो कैसे बोल दी। दादा हीरा सिंह मरकाम इस पीली क्रांति के जनक, पूरे आदिवासियों का जो आंदोलन
भील एरिया में जो पूरा फैला है, सभी एरिया में जो फैला है, पीला गमछा डाल के इस मध्य प्रदेश के भील एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी खमटोक के कहते हैं कि पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मूवमेंट के हम लोग हैं। अरे किसकी बुराई कर रही है वो? और मेरा ये निवेदन है, ऐसे लोगों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी भूमिका संघ की है। ये जिम्मेदारी भूमिका संघ की है। सामाजिक व्यवस्था को सुधारना, सांस्कृतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना, और समाज में कोई भी ऐसी विकृति आती है, कोई भी अगर उल्लंघन होता है, तो इस तरीके का आपको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। और समाज में छोटे छोटे विवाद है, कैसा विवाद? छोड़ छुट्टी करना, आपस में पारिवारिक झगड़ा होना, और उसका झगड़ा होने के बाद थाने में फंसना, और फंसने के बाद थाने के बाद फिर वकीलों के चंगुल में आना, और जितनी कमाइयां वकीलों को उड़ाते जाना। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं। मैं देखा सड़े मामले, सामाजिक विवाद, घर परिवार, चाचा मामा के झगड़े में वो कोर्ट कानूनी प्रोसेस में जो घुसे, अरे लाखों रुपए, पूरा जमीनें बिक जाती है लोगों की। केस नहीं जीतते, 10-10 साल तक केस, वकील बोलता हर पेशी में 500-500 ले दे, मेरा जिंदगी तो चल रहा है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसके लिए जो सामाजिक झगड़े हैं, जो समाज में छोटे छोटे झगड़े हैं, बड़े झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, इन सभी का समाधान करने और इनमें आपसी सामंजस्य बनाना और इनमें आपसी समझौता करना और दोनों को समझाना, ये सारी जिम्मेदारी भी भूमिका संघ की होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर ये चीज बोले तुमका बताओ रे कितनी उम्र है तुम्हारी, बोले जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा जीवन, चल भागो यार, कहां ज्ञान दे रहा है, बोले हमें भगा सकता है, लेकिन एक भूमिका को कोई नहीं भगा सकता, बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अगर वो ये काम, अगर वो हमें दिशा निर्देश देगा ना, हम भी उसको नकार नहीं सकते, हमें माथा झुका के स्वीकार करना पड़ेगा। इतना महत्वपूर्ण काम भी इस मंच के माध्यम से मैं समस्त भूमिका संगठन से कहना चाहता हूं, इस विषय में आप विचार करें। मैं ऑर्डर या आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं कि मुझे लगता है आपसे बेटर इस काम को कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक गांव में और क्षेत्र में सामाजिक महापंचायत करें, और क्षेत्र के जितने भी आदिवासी के झगड़े संबंधी जो मामले हैं और जो रीति नीति और उनके जो सामाजिक विखंडन जो हो रहा है, उसको समाधान करने का काम करेंगे। अगली चीजें, अस्तित्व हमारा जो है किस तरीके से खत्म हो रहा है और उसका संरक्षण कैसे करना है और विनाश कौन कर रहा है, और हमारी पहचान का ये बहुत बड़ा विषय है, संस्कृति का संरक्षण। आप बताइए, आज हम यहाँ इकट्ठे हो गए और साल भर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं रहता। अभी आपको पता है, ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो अभी उनने बोला कि जितने गुणमाने के लोग हैं, विदेशी फंडिंग आती है, देश विरोधी लोग हैं, क्या बढ़ा दो, कोई अड़ा दो बढ़ा दो और फड़ा पैन नहीं होता, ये सब उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि क्या भूमिका, इनका भूमिका भी होता है, इनका सांस्कृतिक, इतना अपमानजनक शब्द उनके द्वारा बोला गया। आप मुझे बताओ, ये अभी विरोध कैसे उत्पन्न हुआ पता है आपको? रात के लगभग 12:45 में जब मैंने ये भाषण सुना था, पहला वीडियो मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद सोशलाइज किया, और दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने संबंधित एसपी को बोला कि इन दोनों लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने, जो सबसे पहली शुरुआत हमने उसको निकाल के करी थी, विरोध की पहली शुरुआत हमने करी। ये जिम्मेदारी मेरी ही नहीं है, और आज पूरे देश दुनिया में वीडियो चल रहा है, और सब लोग, नेता, विधायक, मंत्री और जितने दुश्मन वाले और सब वाले संगठन सब लिखने लगे। क्यों? क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो समाज बोलेगी ये सारा वो दुश्मन का संगठन है, ये दूसरे के हिसाब से संचालित होता है। वो मैंने अपना जिम्मेदारी निर्वहन किया, लेकिन ये सारी चीजें और ऐसी विकृत चीजें जो चीज आ रही है समाज में, इन सारी चीजों को संभालने और इनको देखने के लिए और इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए हमारे पास टीम होनी चाहिए, और जो कि हम सभी लोगों को ये क्षेत्राधिकार बांटना पड़ेगा कि इनका काम सांस्कृतिक रूप में है, इनका काम फलाने क्षेत्र में, इस तरीके से जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा नहीं, और विनाश करने के लिए तो पूरे लोग बैठे हैं। साफ धीरेन्द्र बाबा ने कह चुके हैं कि आप जितने सब जनजाति, वनवासी और आदिवासी लोग हैं, बोले सब राम के वंशज हैं, और जो लोग इस बात को नहीं मानते वो देशद्रोही, ये सब कुछ बोल डाला। इसका विखंडन होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो हमारे इस मूवमेंट के हैं, और वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं जो हमारे विरोधी मूवमेंट के हैं। और जो विरोधी मूवमेंट के हैं, ऐसे मूवमेंट से हमारे लोगों को निकालने की और दुश्मनों को मजबूत करने वाले लोगों को पहचान करके संगठन से त्याग पत्र दिलवाने की जिम्मेदारी आपको है। क्योंकि आप अपने दुश्मनों की फौज में जाकर उनको मजबूत करोगे तो वो गोली आपके ऊपर और आपको खत्म करने का काम करेंगे, तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारना भाई। तो ये सारी चीजें इस मंच से मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोस्त और दुश्मन की संगठन की पहचान करो और ऐसे संगठनों से तत्काल इस्तीफा दो, और सामूहिक रूप में हमारे वरिष्ठ जन इनके खिलाफ
एक प्रस्ताव जारी करें, सामाजिक संदेश जारी करें कि इस तरह की जो चीजें हैं और ये फलाने फलाने संगठन है, ये दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोतीराम कंगाली जी के आंदोलन के नहीं है। इसलिए ऐसे संगठनों से दूर रहने के लिए समाज से अगर आप अपील करेंगे तो समाज जागरूक होगी। क्योंकि याद रखिएगा, इंजन के पीछे डब्बे लगे और इंजन को जिधर लेकर जाओगे डब्बे उधर जाएंगे। हमारी समाज गंगा ऐसी बन गई है कि इसका कोई इंजन नहीं है। अभी दादा मोतीराम कंगाली थे तो उनके पीछे पूरे समाज जाता था, ये डब्बा चलता था। अब दादा नहीं है तो कोई इंजन नहीं दिख रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम थे तो राजनीतिक मूवमेंट का पूरा डब्बा, वो इंजन थे, उनके पीछे पूरा डब्बा चलता था। और आज वो इंजन ही नहीं है तो पूरा का पूरा डब्बा जगह में रुका हुआ है। आप इस चीज को समझिए कि आज हमें समाज को चलाने की जरूरत है, निर्देश देने की जरूरत है, उनको दिशा निर्देश की जरूरत है। क्योंकि जितने भी समाज आज इस दुनिया में हैं, उनका एक गुरु है और वो जो ऑर्डर करता है, वो जो निर्देश देता है, पूरी समाज उधर चलती है। लेकिन हमारे समाज का और मुखिया का अभी है, मुखिया ऐसे नहीं कि मुखिया नहीं है, हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन अब निर्देश देने की जरूरत है। आप जिधर निर्देश करोगे पूरी समाज गंगा उधर जाएगी। और ये जाने के लिए सबसे मेन चीज आपको और हमको, ये बहुत बड़ी बात मैं आप बोल रहा हूं, नार दुलारा रामटेक जिला नागपुर से बड़ा सुझाव है कि हमें भी आज वर्तमान में एक लिंगो की जरूरत है। एक लिंगो की जरूरत है, मतलब वो लिंगो जो बोल दे वो पूरा 10 करोड़ से ज्यादा कोयतूर और जितना भी आदिवासी समुदाय है, इंडिजिनस पीपल है, पूरा उसके दिशा निर्देश पे एक तरफा अगर बोले कि उठ के सड़क में आना है तो करोड़ों लोग सड़क में आ जाए। अगर वो बोले कि अभी घर में बैठना तो घर में बैठे, ऐसे लिंगों की जरूरत है। और वो लिंगों का चुनाव वैसे ही होना चाहिए। त्रिशूल मार्ग, मूंद मूल सर्री का जो मार्ग है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति सशक्त है, शारीरिक मतलब सशक्त व्यक्ति, मानसिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति, बौद्धिक रूप से बहुत तेज व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की आज हमें लिंगों की जरूरत है। अगर आप लिंगो नहीं बनाओगे तो याद रखिएगा समाज का कोई गडरिया नहीं है। इसलिए ये भीड़ और ये बकरी टाइप ये समाज इधर से उधर जंगल में भटकता रहेगा, इसका कोई सेंट्रलाइज, कोई केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे। हमें और अपने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि जिसमें नियम और सिद्धांत होते हैं वही समाज लंबे समय तक बचा रहता है। तो हमारी भी एक व्यवस्था थी, कोड व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, नार व्यवस्था, परगना, हमारा अपना सामाजिक लोकतंत्र था। और जब सामाजिक लोकतंत्र था तो समाज सही तरीके से व्यवस्थित रूप से संचालित होती थी। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र न होने की वजह से पूरा समाज एक दूसरे के ऊपर गाली गुप्तार करता है, लड़ता है। अब लोकतंत्र ही नहीं है तो कौन किससे डरेगा भाई। कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कूद जाता है, कभी भी समाज से गद्दारी कर देता है और लोग उसको मन ही मन बोलते हैं, कोई उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करते, इसलिए गलती करते रहेगा वो समाज। नेता भी गलती करते रहेंगे। कुछ लोग गोंडवाना के मंच से जाके आरएसएस के मंच में भी घुस जाएंगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको पता है। उनको पता है अरे मैं बिग भी जाऊं तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको क्योंकि डर ही नहीं है। क्यों? तुम्हारे समाज में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। और जिस समाज में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है वो समाज इसी तरीके से बिकाऊ और दलाल लोगों से संचालित होता रहेगा, वो हमेशा तुमको बेचते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। निवेदन करना चाहता हूं, ये काम हम सबका है, इसमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बड़े मजबूत समाज है, जो देखिए आप देश दुनिया में बड़े टॉप की नौकरियों में हम देखते हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, पंडित जो आर्यन लोग हैं, उन्हीं का पूरा कब्जा है। क्यों? सामाजिक लोकतंत्र है भाई। आप देखिए जो वैश्य समाज के लोग हैं, धंधा व्यापार में पूरा उनका कब्जा है, पूरा रामटेक आपका है। लेकिन यहाँ दुकानदारी और व्यापार किसका देख लीजिए, उन्हीं का, सेठ साहूकार जैन बनिया का ही है। क्यों? सामाजिक लोकतंत्र है भाई उनके पास। इसलिए वो आप जो गमछा भी बांधे हो उन्हीं की दुकान से लिए हो, जो कपड़े पहनो उन्हीं की दुकान से लिए हो, मैंने जो धोती पहना हो ये भी उन्हीं की दुकान से लिया हूं, और ये जो भी सामान मेरे पास है सब उन्हीं की दुकान से लिया हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, उनके पास सामाजिक लोकतंत्र था तो उन्होंने काम का निर्धारण कर लिया। हमें अपना शैक्षणिक पैटर्न बनाने की जरूरत है। एक चीज याद रखिएगा, उर्दू एजुकेशन बोर्ड मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बनाया और पूरा उनका जो सामाजिक सिस्टम है, उनका जो इतिहास है, उस पैटर्न से उनके बच्चों को तैयार करते हैं। इस उम्र के जो बच्चे हैं ना, वो बचपन से ही उनके लिए मदरसा लगता है और उन बच्चों को वो बचपन से ही तैयार कर देते हैं। जब बचपन से कोई व्यक्ति बच्चा तैयार हो जाए तो उसको पता रहता है कि ये मेरा भाई है और ये मेरा दुश्मन है, मुझे इधर जाना है। अगर जिसको तैयारी नहीं की है तो वो टन्ने पिए के पड़ा रहेगा और जाके गड्ढे में गिरा रोड में पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई दिशा आपने तैयार नहीं करी, उसको आपने तैयारी नहीं किया। और जिस समाज का सैनिक ही तैयार नहीं है तो वो सैनिक क्या खाक युद्ध में लड़ेगा और जीतेगा? इसलिए आप अभी तक हर युद्ध हारे हो,
कौन कौन से? अरे शैक्षणिक युद्ध आप हारे हो, संस्कृति तुम्हारी खत्म होने लगी, वो युद्ध हमारे हैं, जमीन हमारी लूटने लगी, वो युद्ध हमारे हैं, राजनीति में हम पिछड़ चुके हैं, वो युद्ध हमारे हैं, अरे हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो युद्ध हमारे हैं। हम सभी प्रकार के युद्ध इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उस समुदाय ने अपने शिक्षा व्यवस्था बनाया और उस शिक्षा व्यवस्था से उसके समाज के नौजवानों को तैयार किया, और यही नौजवान, यही बच्चे आने वाले 20 साल बाद के भविष्य है। आने वाले 40 साल बाद आप और जो सियाने बुजुर्ग है वो भले ही ना रहे 50 साल बाद, लेकिन हमारे समक्ष जो युवा बैठे हैं ये 50 साल बाद समाज ये चलाएंगे। तो उनको आपने तैयार किया होगा, बताओ। उनको तैयार करने के लिए आपको अपना शिक्षा, एजुकेशन का पैटर्न, शैक्षणिक पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना है, क्या उनका इतिहास था, क्या उनकी संस्कृति थी, कौन उनके महापुरुष थे, क्या कौन से उनके अधिकार थे, किन लोगों ने उनके किला महल तोड़े हैं, कौन लोगों ने उनके महापुरुषों को मारे हैं, कौन लोगों ने उनके साहित्य को बदले हैं, कौन लोगों ने उनके किला महल छीने हैं, कौन लोगों ने उनकी जमीन छीने हैं, कौन लोग उनके हक अधिकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कौन लोग उनके भीतर घुस के मार रहे हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको अपना शिक्षा का पैटर्न और शैक्षणिक व्यवस्था और किताबें और इन सारी चीजों की जरूरत है। तब जाके ये युवा हर एक विषय, हर एक लड़ाई को समझ पाएगा, तब समाज का युद्ध वो जीतेंगे। और राजनीतिक मांदी के लिए हमारे छिंदवाड़ा जिले में जो सतपुड़ा का केंद्र हम कहते हैं, सत्ता का केंद्र, जहां पर 88 शंभू शेख की पीढ़ी ने जहां बैठकर पूरे गोंडवाना भूखंड में राज किया है, वहां पर से राजनीतिक केंद्र हम बना रहे हैं ताकि राजनीति में भी हमारे लोग सफल हो सकें। हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे खेलों के क्षेत्र के लिए भी, इन सारी चीजों के लिए हमें चाहिए संस्था, और एक पर्टिकुलर संस्था होगी तो संस्था का एक उद्देश्य होता है और वो उस क्षेत्र में वो काम करती है, और संस्था ही नहीं रहेगी तो उसका उद्देश्य ही नहीं रहेगा और हर क्षेत्र हमारा छूट जाएगा। सम्मानीय साथी, ज्यादा लंबा ना कहते हो क्योंकि मेरे पास विषय बहुत है और मैंने जो चीज लेके आया हूं, मैं समाधान लेके घूमने वाला व्यक्ति हूं। मैं समस्या को कभी बताता नहीं हूं कि मेरी समाज दारू पी रही है, हम सबको पता है, मेरी समाज गरीब है, सबको पता है। मैं इन सारी चीजों बातों को नहीं बोलता, मैं ये बताता हूं कि समाज में आगे कैसे बढ़ना है, राजनीति में हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि मैं स्वयं आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। लोकसभा के अंदर मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सबसे ज्यादा लोकसभा में मैंने वोट लिया, 57,000 वोट लिया मात्र 2 महीने काम करके। तो मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बताए हुए सिद्धांतों में मैंने काम किया। मात्र 3 लाख रुपए खर्च किया लोकसभा चुनाव में, और पूरे बहुत कम उम्र का लड़का था। मैं अपने क्षेत्र में और अपने पुरखों के द्वारा बताए हुए रास्तों पे चल रहा हूं, इसीलिए शायद आप मुझे सुनते और मुझे जानते हैं, अन्यथा ना आप मुझे जानते ना आप मुझे सुनना पसंद करते। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए यही निवेदन करने आया कि मैं देवरावन भलावी आपके लिए समाधान लेके आया हूं। अगर वो समाधान पे हम सब चलेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फड़ा पेंता सजोर पेंता बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, राज करेगा। इन समाधानों पे काम करेंगे तो गोंडवाना भी बन जाएगा और राज भी करेगा गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।